नमस्कार दोस्तों, एग्री कोचिंग क्लासेस 6 खदान की इस एमसीक्यू सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। ये एमसीक्यू जो है इम्पॉर्टेंट होने वाला है पीएटी एग्ज़ाम, आईसीआर एग्ज़ाम, सीयूईटी एग्ज़ाम और जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके लिए। शुरू करते हैं आज का हमारा जो पहला एमसीक्यू सीरीज़ है उससे। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन आता है ये है कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुआ था। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं 1929, 1934, 1936 और 1905। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जाता है कि IARI की स्थापना वर्ष की अगर बात करें तो वो होता है कब, 1905 में। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा है, 1905। बात करते हैं अगले IARI के बारे में थोड़ा सा। तो अगर बात करें एग्रीकल्चर के सेक्टर में पूरे भारत में 2 ऐसी बॉडी है, 2 ऐसा केंद्र है जो मतलब एग्रीकल्चर शिक्षा को और एग्रीकल्चर जो भी रिसर्च है उसको पूरे भारतवर्ष में संचालित करता है। एक है अपना IARI और एक है क्या चीज़, ICAR। ठीक है, IARI की स्थापना हुई थी 1905 को। 1905 प्री इंडिपेंडेंट या भारत की आज़ादी से पहले इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ICAR की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना हुआ था 1929 को, जो आता है ऑप्शन नंबर 2 जो 1929 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, बाकी बात करते हैं जो IARI और ICAR है, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो दोनों हैं जो पूरे भारतवर्ष में क्या करते हैं, पूरे कृषि शिक्षा को क्या करते हैं, संचालित करते हैं। ठीक है, बात करें नेक्स्ट 2 ऑप्शन की तो 1934 में क्या हुआ था कि जब IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी 1905 में, तो उसके बाद 1934 में भूकंप आया। कहाँ पे आया, बिहार में हुआ था स्थापना, समस्तीपुर पूसा बिहार में। तो 1934 में क्या आया, भूकंप आया, जिसके कारण जो IARI की जो बिल्डिंग है उसको बहुत ज़्यादा क्या हुई, क्षति हुई। ठीक है, इसीलिए उनको 1936 में कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया, उसको शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली। कहाँ शिफ्ट किया गया, दिल्ली। ठीक है, तो ये जो पहला जो क्वेश्चन है IARI की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही आंसर जाता है 1905। 1929 की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1905 को। 1934 में क्या आया था, भूकंप आया था और दिल्ली शिफ्ट किया गया था कब, 1936 को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द बुक ओपस रूरेलियम कामोधर्मा वाज रिटन बाई। ओपस रूरेलियम कामोधर्मा नामक बुक किसने लिखी थी। ऑप्शन 4 हैं जैथ्रो टूल, पीटर डी क्रेसेंजी, वीवी डॉकोचेव और निकोलस एपर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात कर ले कि ओपस रूरेलियम बुक है क्या। ठीक है, ओपस रूरेलियम बुक है एग्रोनॉमी की फर्स्ट बुक है। एग्रोनॉमी, जिसको अपन हिंदी में सस्य विज्ञान कहते हैं, सस्य विज्ञान की पहली बुक है ओपस रूरेलियम कामोधर्मा। तो इस सेकंड क्वेश्चन का जो सही आंसर जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पीटर डी क्रेसेंजी। पीटर डी क्रेसेंजी जो हैं इस बुक यानी कि ओपस रूरेलियम कामोधर्मा के कामोधर्मा के लेखक हैं। उन्होंने ही जो है इस बुक को क्या किया था, लिखा था। इसीलिए उस समय इसको फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि पूरे भारत में, या सॉरी भारत बोलता हूँ, पूरे विश्व में एग्रोनॉमी से रिलेटेड ऐसा कोई लिटरेचर नहीं था। ठीक है, उन्होंने ही क्या किया था, पीटर डी क्रेसेंजी ने सबसे पहले इस बुक को क्या किया, लिखा था। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शंस की बात करें तो जैथ्रो टूल जो है भू परिष्करण के पिता कहे जाते हैं, भू परिष्करण के पिता या फादर ऑफ टिलेज कहे जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर और बात करें तो इन्होंने ही 2 बुक, एक बुक लिखा था, कौन सा, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नामक
बुक किसने लिखी थी? तो उसको लिखा था जेथरो टूल ने लिखा था। ठीक है। सेकंड, इन्होंने ही एक टर्म दिया था, अगर बात करें कौन कौन सा टर्म, एक है क्या चीज, जीरो टिलेज। जीरो टिलेज शब्द का प्रयोग या शून्य भूपरिष्करण शब्द का प्रयोग किन्होंने किया था? तो जेथरो टूल ने किया था। और इनके द्वारा एक और टर्म दिया गया था और वो है क्या चीज, वीड। वीड को खरपतवार कहा जाता है, या यूं कहें कि फील्ड में हमारी फसल के अलावा जो अनवांटेड जितने भी प्लांट्स उगते हैं, ठीक है, उनको खरपतवार कहते हैं। तो खरपतवार शब्द या वीड शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग है वो किसने किया था? तो वो किया था जेथरो टूल ने किया था। ठीक है। बात करें थर्ड ऑप्शन जिसमें आता है वीवी डोकुचियो। तो डोकुचियो जो है कौन थे? तो इसको बोला जाता है फादर ऑफ सॉइल साइंस, फादर ऑफ सॉइल साइंस या फादर ऑफ पेडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। सॉइल साइंस यानी कि मृदा विज्ञान के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? तो वीवी डोकुचियो को। ठीक है। बात करते हैं निकोलस एपर्ट। तो इसको कहे जाते हैं परिरक्षण विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। किसके पिता? परिरक्षण विज्ञान के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो निकोलस एपर्ट जी जो हैं परिरक्षण विज्ञान के पिता के रूप में। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, द बुक ऑपस रूरेलियम कामोधर्मा के जो बुक के लेखक जो हैं वो कौन है? पीटर डिक्रेसेंजी को कहे जाते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर इज अ पीटर डिक्रेसेंजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम KCCS स्टार्टेड इन विच ईयर? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? क्या है किसान क्रेडिट कार्ड? तो थोड़ा सा एक छोटा सा देख लेते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसमें किसानों को शॉर्ट टर्म लोन या यूं कहें कि अल्पकालीन ऋण जो है गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। सेकंड, ये क्यों दिया जाता है? तो जैसे कि खाद है, बीज है या कीटनाशक जो दवाइयाँ हैं जो कॉमन फसल में उपयोग होता है, उसके लिए उसको खरीदने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये लोन जो है क्या किया जाता है? प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। शॉर्ट टर्म है, मतलब एक फसल या एक वर्ष के लिए इस लोन को क्या किया जाता है? किसानों को दिया जाता है। ठीक है। तो इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी उसको देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1998 या 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। ठीक है। बात करें हमारा जो सेकंड ऑप्शन है सन 2010 के बारे में। ठीक है। तो सन 2010 में क्या हुआ था? नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन। ठीक है। नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन या भारतीय जो सूक्ष्म सिंचाई के लिए है, सूक्ष्म सिंचाई योजना की क्या की गई थी? 2010 में शुरुआत की गई थी। ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो इसको कब शुरू किया गया था? तो 11th 5 ईयर प्लान, 11th 5 ईयर प्लान या 11वीं पंचवर्षीय योजना की जब शुरुआत हुई उसी समय इसको क्या किया गया था? इसको शुरुआत किया गया था। क्या है? माइक्रो इरिगेशन। तो माइक्रो इरिगेशन में प्रमुख रूप से अगर बात करें तो दो चीज़ें आती हैं। एक होता है तुम्हारा ड्रिप इरिगेशन जिसको टपक सिंचाई बोलते हैं, टपक सिंचाई। ठीक है। और दूसरा आता है स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर या जिसको फव्वारा या चिड़िया विधि से जो सिंचाई करते हैं उसको बोला जाता है। ठीक है। तो इसको भारत के जितने भी मतलब राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरेटरीज, वहाँ पे इनको क्या किया गया था? शुरू किया गया था नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन। ठीक है। इसमें पानी की जो बचत है उसको बढ़ावा देना और इरिगेशन इफिशियंसी या सिंचाई दक्षता की अगर उसको क्या करना? बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो है सन 2015, तो इसमें शुरू किया गया था सॉइल हेल्थ कार्ड या मृदा स्वास्थ्य कार्ड की क्या की गई थी? सन 2015 में शुरुआत किया गया था। ठीक है। 2005 की अगर बात करें तो इसमें शुरुआत हुआ था क्या चीज़? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। और इसी वर्ष एक और जो प्रोजेक्ट है उसका शुरुआत किया गया था वो था आत्मा। ठीक है। इन दो प्रोजेक्ट्स
NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन और आत्मा प्रोजेक्ट की सन 2005 में क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसका जो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या है, सन 1998 किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की शुरुआत इसी समय यानी कि 1998 में की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, किंग ऑफ कोर्स सीरियल्स क्रॉप, तो मोटे अनाजों के राजा के नाम से किसको जाना जाता है। तो मोटे अनाज के राजा के लिए 4 ऑप्शन है, सोरगम, मेज, पर्ल मिलेट और कोदो मिलेट। ठीक है, तो बात करते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या चीज, सोरगम। सोरगम जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, ज्वार बोलते हैं। ठीक है, तो सोरगम जो है किंग ऑफ कोर्स सीरियल्स, यहाँ पे बात हो रही है किंग ऑफ सीरियल्स की नहीं, बात किंग ऑफ सीरियल्स की नहीं हो रही, यहाँ पे कोर्स सीरियल्स यानी कि यहाँ पे मोटे अनाज का राजा। कौन से अनाज, मोटे अनाज के राजा के नाम से किसको जाना जाता है, सोरगम को जाना जाता है। ठीक है, दूसरा सोरगम को और क्या किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है कैमल क्रॉप के नाम से। सोरगम को और किस नाम से जाना जाता है, कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। इसलिए नहीं कि सोरगम जो है, ज्वार जो है हाइट में ऊंचा होता है तो ऊंट भी ऊंचा होता है तो इसलिए इसको कैमल क्रॉप के नाम से जाना, ऐसा नहीं है। ये इसलिए है कि जिस तरीके से ऊंट जो है पानी की स्कैरिसिटी या पानी नहीं मिलता है तो कुछ दिन वो क्या कर लेता है, सरवाइव कर लेता है। उसी प्रकार से जो सोरगम है, ज्वार है, कम पानी में भी अपनी जितनी मतलब उत्पादन क्षमता है उसको बनाए रखता है और किसान को क्या करता है, उत्पादन देता है। इसीलिए इसको कम पानी में होने के कारण इसको क्या बोला गया है, कैमल क्रॉप के नाम से जाना गया है। ठीक है, अगला है क्या चीज, मेज। तो मेज को क्या बोला जाता है, तो क्वीन ऑफ सीरियल्स के नाम से जाना जाता है। क्वीन ऑफ सीरियल्स या धान्य फसलों की रानी के नाम से मक्का को जाना जाता है। ठीक है, पर्ल मिलेट जो है ये भी मोटे अनाज की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा किंग ऑफ कोर्स सीरियल्स का, तो वो है क्या चीज, सोरगम, जिसको अन्य नाम से कैमल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि बादामी रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, या बादामी क्रांति किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन है, हनी प्रोडक्शन, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन, स्पाइस प्रोडक्शन, कोर्स ग्रेन प्रोडक्शन या शहद उत्पादन, सौर ऊर्जा उत्पादन, मसाला उत्पादन या मोटा अनाज उत्पादन। ठीक है, तो बादामी रिवॉल्यूशन जो है वो संबंधित है किससे, स्पाइस प्रोडक्शन। किससे रिलेटेड है, स्पाइस प्रोडक्शन। स्पाइस यानी कि मसाला, जो भी मसाले हैं जो आप वेजिटेबल सब्जी बनाने में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और जो भी है स्पाइस का जो ज़्यादातर उपयोग है वो मांस के को पकाने में होता था। ठीक है, पहले भारत से पहला जो निर्यात किया जाने वाला वो चीज़ है वो क्या है, स्पाइस है, मसाला विदेशों में, क्योंकि विदेशों में ज़्यादातर मीट खाया जाता है, मांस खाया जाता है, तो उसको फ्लेवर देने के लिए या उसको पकाने के लिए जो है मांस का उपयोग करते थे। ठीक है, तो बादामी क्रांति किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है स्पाइस प्रोडक्शन। ठीक है, अगला है क्या चीज़, हनी प्रोडक्शन। हनी प्रोडक्शन किससे रिलेटेड है, तो ये है स्वीट रिवॉल्यूशन। स्वीट रिवॉल्यूशन या मीठी क्रांति के नाम से जाना जाता है हनी प्रोडक्शन या शहद उत्पादन को। ठीक है, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये जो रिलेटेड है किससे, सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन या केसर। ठीक है, केसर क्रांति या सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, अगला है क्या चीज, कोर्स ग्रेन प्रोडक्शन। तो इसको साइलेंट रिवॉल्यूशन, ठीक है, साइलेंट रिवॉल्यूशन या शांत क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमारा जो 5वां जो क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर आता है वो है स्पाइस प्रोडक्शन, मसाला उत्पादन की बादामी क्रांति जो रिलेटेड है वो किससे, मसाला उत्पादन। हनी प्रोडक्शन रिलेटेड है स्वीट रिवॉल्यूशन या मीठी क्रांति। सोलर एनर्जी प्रोडक्शन रिलेटेड है केसर क्रांति या सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन। और जो कोर्स ग्रेन प्रोडक्शन है वो संबंधित है किससे, तो साइलेंट रिवॉल्यूशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हीट रिवॉल्यूशन बुक रिटन बाय, व्हीट रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी।
ठीक है। तो व्हीट रिवॉल्यूशन जो बुक है वो लिखी, उसके लिए ऑप्शन है डॉक्टर KL चड्डा, डॉक्टर NE बोरलॉग, डॉक्टर MS स्वामीनाथन और चौथा ऑप्शन है अमृता पटेल। ठीक है, तो देखते हैं इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। सही आंसर कौन सा जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को व्हीट रिवॉल्यूशन बुक के राइटर या लेखक माने जाते हैं। उन्होंने ही इस बुक को क्या किया था? लिखा था। ठीक है, बात करें डॉक्टर KL चड्डा की, तो डॉक्टर KL चड्डा को फादर ऑफ पोमोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ पोमोलॉजी या फल विज्ञान के पिता डॉक्टर KL चड्डा को कहे जाते हैं। ठीक है, NE बोरलॉग, तो NE बोरलॉग जो है हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन के पिता, हरित क्रांति के पिता कहाँ पे? तो पूरे विश्व में। ठीक है, अगला है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इसको हरित क्रांति के पिता कहे जाते हैं कहाँ पे? तो भारत में। भारत में हरित क्रांति के पिता कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। व्हीट रिवॉल्यूशन नामक जो बुक है वो किन्होंने लिखी है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने। ठीक है, अगला है लास्ट ऑप्शन अमृता पटेल। ठीक है, तो अमृता पटेल जी जो हैं वो प्रथम महिला चेयरपर्सन रही है, फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन रही। कहाँ की? NDDB की, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की प्रथम क्या रही? चेयरपर्सन रही। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बाद जो प्रथम चेयरपर्सन रही वो कौन रही? श्रीमती अमृता पटेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, वर्ल्ड हनी बी डे आर सेलिब्रेटेड इन। तो विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है 20 मई, 5 जून, 26 नवंबर या 3 दिसंबर। तो इसका जो सही ऑप्शन आता है वो आता है कौन सा? 20 मई को। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 26 नवंबर को एक सेकेंड, 26 नवंबर को विश्व मधुमक्खी 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे के रूप में क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 3 दिसंबर तो इसको नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन डे या भारतीय कृषि शिक्षा दिवस के रूप में 3 दिसंबर को क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट मैंगो हाइब्रिड वैरायटी फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन। आम की प्रथम व्यापारिक किस्म है। ऑप्शन है निरंजन, मल्लिका, चौसा या अल्फांसो। ठीक है, तो बात करें अगर आम की फर्स्ट जो है कॉमर्शियल वैरायटी की, तो इसका जो सही आंसर आता है वो जाता है मल्लिका को। ठीक है, मल्लिका आम की एक प्रथम व्यापारिक किस्म रही है। ठीक है, इसको डेवलप किया था किसके क्रॉस से? तो नीलम इंटू दशहरी के क्रॉस से क्या बना था? मल्लिका बना था। नीलम इंटू दशहरी दोनों के बीच में संकरण करा के इस वैरायटी को क्या की गई थी? निकाली गई थी। ठीक है, सेकंड अगर बाकी ऑप्शन की बात करें तो निरंजन के क्या है? निरंजन ऑफ सीजन वैरायटी है। ऑफ सीजन किस्म, या जनरली तौर पे ये कहें कि आम जो है गर्मियों में फलता है, लेकिन जो इसमें जो निरंजन में जो फलन आता है वो कब आता है? अक्टूबर के महीने में आता है। ठीक है, और ये ज़्यादातर जो है दक्षिण भारत में देखने को मिलता है, ये जो निरंजन वैरायटी है। ठीक है, अगला अगर बात करें चौसा, तो सबसे मीठी किस्म कही जाती है।
सबसे मीठी किस्म, सबसे मीठी किस्म कही जाती है आम में, ठीक है। अल्फांसो को बेस्ट एक्सपोर्ट वैरायटी कहा जाता है, बेस्ट एक्सपोर्ट वैरायटी, ठीक है। या बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए, बाहर भेजने के लिए, बेचने के लिए, जो कॉमर्शियली बेचने के लिए, तो सबसे बेस्ट एक्सपोर्ट वैरायटी है अल्फांसो। चौसा स्वीटेस्ट वैरायटी या सबसे मीठी किस्म है आम की। मल्लिका की बात करें तो मल्लिका क्या है, प्रथम व्यापारिक किस्म है आम की, और निरंजन जो है वो ऑफ सीजन किस्म, ऑफ सीजन वैरायटी के नाम से जाना जाता है। फलन कब होता है, फलन तो अक्टूबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है कि एनआरसी ऑन सीड स्पाइसेस लोकेटेड एट, तो बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र जो है स्थित है वो है अजमेर राजस्थान में। कहाँ पर? अजमेर राजस्थान। तो डी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर है कि अजमेर राजस्थान में बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र जो है स्थित है, ठीक है। बात करें कलिकट में, तो कलिकट में है मसाला अनुसंधान संस्थान है, कलिकट जो केरला में है, ठीक है। कलिकट केरल में मसाला अनुसंधान संस्थान है, और बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो वो है अजमेर राजस्थान। पुणे महाराष्ट्र की बात करें तो ये जो एनआरसी है, एनआरसी फॉर क्या चीज़, ग्रेप के लिए या अंगूर के लिए जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे है? तो वो है पुणे महाराष्ट्र। तिरुचिरापल्ली की बात करें तो यहाँ पे एनआरसी ऑन बनाना, ठीक है, या बनाना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो वो स्थित है तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आता है वो है अजमेर राजस्थान की बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? अजमेर राजस्थान, ठीक। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च लोकेटेड एट, मूंगफली अनुसंधान निदेशालय स्थित है। तो इसका 4 ऑप्शन है, जूनागढ़ गुजरात, पुतुर कर्नाटक, जबलपुर मध्य प्रदेश या सोलन हिमाचल प्रदेश। तो जो अगर बात करें डायरेक्टरेट की, ठीक है, तो डायरेक्टरेट है मूंगफली के लिए, वो इसका जो सही ऑप्शन आता है वो है जूनागढ़ गुजरात में। कहाँ पे है जी? जूनागढ़ गुजरात। आगे बढ़ते हैं पुतुर कर्नाटक, तो इसमें जो स्थित है, पुतुर कर्नाटक में जो स्थित है काजू के लिए, काजू अनुसंधान निदेशालय, काजू अनुसंधान निदेशालय जो स्थित है वो है कहाँ पे? पुतुर कर्नाटक। जबलपुर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे जो स्थित है खरपतवार के लिए, ठीक है। डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च या मतलब खरपतवार के लिए जो अनुसंधान निदेशालय है वो कहाँ पे है? जबलपुर मध्य प्रदेश। सोलन हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे मशरूम, जिसको खुम्ब पिहरी या अन्य नाम मशरूम नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो डायरेक्टरेट है ग्राउंडनट रिसर्च के लिए, उसका जो सही आंसर जाता है वो कौन सा है? जूनागढ़ गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा जो एमसीक्यू सीरीज़ है ये 10 क्वेश्चन था, ठीक है। जो हमारे कोचिंग के द्वारा ये पहला एमसीक्यू सीरीज़ है। आपके आईसीआर एग्ज़ाम, आपके पीएटी एग्ज़ाम, और अभी जो वर्तमान में जो नई यूनिवर्सिटी जो बनी है महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय जो पाटन में स्थित है, उसके लिए जो अभी अगर ये सेपरेट एग्ज़ाम लेता है तो ये एमसीक्यू जो है इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके सभी एग्रीकल्चरल रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, अच्छी लगे, तो प्लीज़ इसको अपने साथियों और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट एमसीक्यू में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।